हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 1 दिसंबर 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2026 और 2027 के लिए हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया है आज से 1 दिसंबर से। और अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। हमारे ऐप और वेबसाइट में आपको इसका लिंक मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी या डाउट आपको होता है तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए भी हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है। टोटल 51 टेस्ट इसमें है और सिर्फ 599 रुपीज़ में ये आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे सी सेट लाइव क्लासेस की, तो इसका बैच जो है वो अभी शुरू हुआ है कुछ दिनों पहले। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ओनली 1299 रुपीज़ में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अगर आप चाहें तो इस बैच का 49 रुपीज़ पे करके ट्रायल भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो QR कोड या UPI ID दी गई है इस पर आप 49 रुपीज़ पे करें और हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर पेमेंट प्रूफ के साथ मैसेज करें और आपको जो ट्रायल क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। और अगर आप ट्रायल क्लासेस या डेमो क्लासेस के बाद अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का फ्रंट पेज है न्यूज़पेपर का। और आज से जो है वो विंटर सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का। ठीक है। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है और इसको लेकर उम्मीद ये है कि ये जो सत्र है ये काफ़ी हंगामे भरा सत्र रहेगा, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि SIR को लेकर जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो SIR को लेकर डिबेट की यहाँ पर मांग कर सकता है। ठीक है। और यहीं पर ये है आपका इलेक्शन कमीशन है, इसने जो 12 राज्यों में अभी SIR चल रहा है उसकी डेडलाइन को 1 हफ्ते के लिए जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है। 4 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेडलाइन थी कि पूरा करना है, लेकिन अब इसको 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा काम जो है वो ज़्यादा चल रहा है तो इसलिए इसको बढ़ाया गया है। और जो इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन की डेट है इसको 7 फरवरी से भी 1 हफ्ता इसको भी बढ़ा दिया गया है। अब ये 14 फरवरी कर दी गई है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ बाकी और ख़ास तो है नहीं। हम लोग सीधे जो है वो एक्सप्लेन पेज पर चलते हैं और वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। आज वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है इकोनॉमी का, है ना। उसको लेकर UPSC जो है वो पास्ट में क्वेश्चन भी पूछ चुका है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। आप देखिएगा, ये वाला आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए आर्टिकल है कि बियॉन्ड द हेडलाइन नंबर रुपीज़ फॉल इज़ रियल दिस टाइम। हमारा जो रुपया है कंपेयर टू अदर करेंसीज, नॉट ओनली योर US डॉलर्स बट बाकी देशों की करेंसी के कंपैरिजन में भी हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है। और इस बार ये जो रुपये की गिरावट है ये रियल है। ठीक है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको कुछ समय पहले एक बात याद होगी, जब रुपया इसी तरीके से नीचे गिर रहा था तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं, है ना, निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये कहना था कि रुपया जो है वो गिर नहीं रहा है बल्कि जो डॉलर है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है। ऐसा उनका कहना था। उसको लेकर भी हम लोगों ने बात कई करी थी, एक आर्टिकल आया था वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस बार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रुपये में जो गिरावट है वो वाकई में रियल में इस बार गिरावट हो रही है। और ना सिर्फ US डॉलर के कंपैरिजन में बल्कि बाकी जो प्रमुख करेंसीज हैं, चाहे हम यूरो ले लें, है ना, चाहे हम ब्रिटेन का पाउंड ले लें, चाहे हम जापानीज़ येन ले लें, सबके मुकाबले हमारी जो करेंसी है वो अभी कमज़ोर दिख रही है। ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और इसी कंसेप्ट पर, डायरेक्ट इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी UPSC पूछ चुका है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक बार ये आर्टिकल देख लें उसके बाद। ठीक है। देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है कि पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, यानी कि जो लास्ट वीक रहा है उसकी अगर हम बात करें, तो रुपया जो है वो 89 टू द डॉलर, मतलब $1 इज इक्वल टू 89 रुपीज़, उससे भी ज़्यादा हो गया है ना। और
89.46 पर जो है वो रुपया बंद हुआ है पिछले हफ्ते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये सिर्फ जो मतलब हमारी करेंसी या हमारा जो रुपया है वो जो डिप्रिशिएट हो रहा है सिर्फ यूएस डॉलर के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि अगर हम लास्ट वीक की बात करें 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में, तो रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर के साथ भी कम हुआ है ना, मतलब 88.64 से कम होके 89.46 तक पहुंच गया है। यूरो के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 102.32 से 102.102.32 से लेकर वहाँ भी गिर गया 103.63 तक पहुँच गया। ब्रिटिश पाउंड में बात करें तो 116 से 118 गिर गया, यहाँ पर भी गिर रहा है। जैपनीज़ येन की बात करें तो 0.5642 यहाँ पर भी गिर रहा है, ठीक है। तो हर करेंसी, हर मेजर करेंसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हमारा रुपया जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। और अगर हम इस डेप्रिसिएशन को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, मतलब लास्ट ईयर 2024 के 28 नवंबर से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम यूएस डॉलर के कंपैरिजन में बात करें तो लास्ट ईयर हमारा रुपया जो है वो 84.5 के आसपास था, जबकि इस बार 89.5 के आसपास पहुंच गया। मतलब आप कह सकते हैं कि पिछले एक साल में जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले 5 रुपये कमज़ोर हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यूरो, जहां पिछले साल 89 के आसपास था, इस बार 103 से ज़्यादा पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करें ब्रिटिश पाउंड की तो 107 या 108 7 के आसपास था लगभग, है ना, 118 के ऊपर पहुंच गया है। और अगर हम बात करें येन की तो पिछली बार जहां येन के कंपैरिजन में 0.55 था, इस बार 0.57 हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि सभी मेजर करेंसीज के कंपैरिजन में हमारा रुपया जो है वो पिछले हफ्ते भी और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भी डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि द रुपया हैज़ फॉलन अगेंस्ट ऑल द 4 मेजर करेंसीज, जो 4 मेजर करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में हमारा रुपया गिरा है, मोर अगेंस्ट द यूरो एंड पाउंड देन अगेंस्ट द डॉलर। और अगर हम इस गिरावट को कंपैरिजन करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो यूरो और पाउंड में ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझे। अब इसी कंसेप्ट पर, मतलब इसी पूरे कंटेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक हम कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, या जिसको शॉर्ट में कह दिया जाता है नीर, और एक है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको कह दिया जाता है रीर, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इनके क्या मायने हैं, वाई डज दीज टू टर्म्स मैटर, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। और अच्छा आर्टिकल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसी के बेस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने पास्ट में, तो हम इसके बारे में भी, वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ध्यान से आप यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अगर हमें इस बात का एक बेहतर आइडिया चाहिए कि रुपया जो है वो पिछले एक साल में कितना कमज़ोर हुआ है ना, तो वो हम कहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो उसका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, यानी कि नीर और रीर का मूवमेंट कैसा रहा है, हम उस मूवमेंट को ट्रेस करके पता लगा सकते हैं कि रुपया जो है वो किस पाथ पर चल रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने नीर और रीर को, ये जो इंडिसेस हैं, इनको कंपेयर किया है जो हमारा सीपीआई होता है ना, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, मतलब जिसके थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, है ना, जो इन्फ्लेशन को मेजर करने वाला, जो इन्फ्लेशन को इंडिकेट करने वाला एक इंडेक्स है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके सिमिलर इन्होंने रीर और नीर को बताया है, ठीक है। अब देखो सीपीआई आपको पता है, सीपीआई बेसिकली क्या होता है, इज द वेटेड एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ गिवन मंथ और ईयर रिलेटिव टू अ फिक्स बेस पीरियड, ठीक है। पहले अगर हम सीपीआई को समझें, क्योंकि अगर हमें कंपैरिजन समझना है या सिमिलैरिटी या एनालॉजी ड्रॉ करनी है तो पहले हमें सीपीआई समझना होगा कि सीपीआई क्या होता है। देखो सीपीआई में बेसिकली क्या है कि अगर हम जब सीपीआई कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, ये हम कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इन्फ्लेशन को ट्रैक कर सके, महंगाई को ट्रैक कर सके, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हर महीने इन्फ्लेशन का डेटा आता है, तो उसमें कहा जाता है कि मंथ ऑन मंथ अगर हम कंपेयर करें तो पिछले महीने से महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है या इतनी कम हो गई है ना। सिमिलरली ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में महंगाई जो है वो बढ़ गई है या कम हो गई है, ठीक है। तो सीपीआई में बेसिकली क्या होता है, अब सीपीआई बेसिकली इंडिकेट करता है ऐसे सामान को जो, मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स
या हाउस होल्ड्स वो सामान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे फूड आइटम्स हो गए, ठीक है, या फिर हमारे जो ये होते हैं कपड़े हो गए, ठीक है, हमारे जैसे फुटवेयर वगैरह हो गए, जो कंज्यूमर्स मतलब यूज़ करते हैं, है ना, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड जिस सामान को यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा सीपीआई की बास्केट में इंक्लूड होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना सामान यूज़ करते हैं, जैसे अब आप ये कहिए कि कपड़े हैं, ठीक है, या फुटवेयर्स हैं, ये आप हर महीने तो खरीदेंगे नहीं, है ना, जनरली तो ऐसा नहीं होता कि आप हर महीने कपड़े खरीद रहे हैं या हर महीने आप जूते चप्पल खरीद रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। बट हाँ, फूड आइटम्स जो है वो आप हर दिन खरीद रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों का वेटेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी बास्केट है, सीपीआई में हम क्या करते हैं कि एक ऐसी बास्केट लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे आइटम्स ऐसे ही लिए गए हैं, उसमें ऐसे ही आइटम्स को इंक्लूड किया गया है जो डेली हाउस होल्ड के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उन सारे आइटम्स का हम चेक करते हैं, उसकी मतलब आप कह सकते हैं कि उसके प्राइस को ट्रेस करते हैं, है ना, प्राइस को ट्रैक करते हैं कि प्राइस जो है वो कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से एक सीपीआई एक इंडेक्स निकल के आता है, और उस इंडेक्स को जो है हम एक मतलब एक मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर जो है वो एक फिक्स्ड बेस पीरियड से कंपेयर करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो ये होता है आपका क्या, सीपीआई। अब उसी तरीके से अगर हम इसी एनालॉजी को यहाँ पर अप्लाई करें जो नीर और रीर के केस में, नीर और रीर के केस में क्या है, देखो, दीज आर द इंडिसेस ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ द रुपीज एक्सचेंज रेट विज़ावी द करेंसी ऑफ इंडियाज की ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब ये बात समझिएगा कि इंडिया जो है वो जिन देशों के साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है ना, ऐसे 40 देश, ठीक है, ऐसे 40 देश, या आप कह सकते हैं कि ऐसी 40 करेंसीज जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, उन देशों की करेंसी जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, ऐसी 40 करेंसी का एक बास्केट है, और हम उसके आप कह सकते हैं कि उसके उससे हम मतलब वो जो एक आप कह सकते हैं ना कि 40 देशों की करेंसी का या 40 करेंसीज का जो एक बास्केट हमने बनाया, उसके कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि जो रुपया है वो हर करेंसी के साथ कैसा जो है वो उसका बिहेवियर है ना, कि किस करेंसी के कंपैरिजन में रुपया जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, किसके करेंसी के रिस्पेक्ट में इंडिया का रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है ना, और उसका एक वेटेज दिया हुआ है कि हर करेंसी को बराबर वेट नहीं दिया गया है, ठीक है। वो वेटेज इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस देश के साथ कितना ट्रेड या व्यापार करते हैं, उस हिसाब से वो वेट उनको दिया गया है, वेटेड एवरेज है, और वही जो 40 करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में हमारा रुपया कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ से हमारे दो इंडेक्स निकल के आते हैं, एक होता है नीर और एक होता है रीर। इन दोनों में भी एक बेसिक डिफरेंस है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप बात समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो बास्केट है मैंने बताया आपको 40 करेंसीज को कंप्राइज करता है, और बेस ईयर जो इसमें यूज़ किया गया है ना, जो मतलब जो इसका रेफरेंस कंपैरिजन वैल्यू है 100 की, वो माना गया है 2015-16 की, 2015-16 की जो वैल्यू है उसको 100 माना गया है ना, और उसके कंपैरिजन में जो है फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही लिखा गया जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो करेंसी का वेट्स है वो डिराइव होता है फ्रॉम द शेयर ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीज इन इंडियाज टोटल फॉरेन ट्रेड, ठीक है, कि हम हमारा किस देश के साथ या किस करेंसी में हमारा कितना ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड है वो होता है, उस हिसाब से उस करेंसी को उतना वेट दिया गया है, जिसके साथ ज़्यादा ट्रेड होगा उसको ज़्यादा जो है वो क्या दिया गया है, वेटेज दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने फिर से इसको एनालॉजी ड्रॉ की है कि जैसे हर कमोडिटी का आइटम, हर कमोडिटी का वेट होता है सीपीआई में, और वो किस आधार पर होता है, इज बेस्ड ऑन इज रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन दी ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट, ठीक है, कि जो सामान हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसका वेटेज सीपीआई में ज़्यादा होता है, जैसे फूड आइटम्स है ना, वो ज़्यादा कंज्यूम होते हैं तो उनका सीपीआई में वेटेज ज़्यादा है और बाकी चीज़ों का कम है, ठीक है। अब ये जो 40 करेंसीज हैं, दे आर ऑफ कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर अबाउट 88% ऑफ इंडियाज एनुअल ट्रेड फ्लो। हमारे देश का जो टोटल फॉरेन ट्रेड है, जो टोटल फॉरेन ट्रेड या जो टोटल आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसका 88% इन्हीं 40 करेंसीज में होता है जो यहाँ पर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। इसके बाद आगे लिखा है कि नीर और रीर अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, नीर और रीर अगर इंक्रीज करता है तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है कि रुपया जो है वो इफेक्टिव एप्रिसिएशन हो रहा है अगेंस्ट अ 40 करेंसी बास्केट एंड डिक्रीजेस पॉइंट्स टू इट्स ओवरऑल एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी कि अगर
हमारा रुपया, मतलब ये जो नीर और रीर की वैल्यूज हैं, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर नीर और रीर की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रुपया है वो इन 40 करेंसी का जो बास्केट है उसके कंपैरिजन में हमारा रुपया क्या हो रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रांग हो रहा है। और वहीं अगर हमारा नीर और रीर की वैल्यू कम होती है तो वो इस तरफ इशारा करती है कि हमारा जो रुपया है वो बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कम हो रही है, रुपया जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इंक्रीज indicates appreciation of Indian rupee and decrease in the value of near and rear indicates the depreciation of Indian rupee, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम ट्रेंड की अगर बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पर चार्ट में हमें जो है वो रुपये का नीर और रीर का ट्रेंड दिखाया गया है 2022 से, ठीक है। देखिए 2018-19 के बाद की अगर हम बात करें, आपको साथ साथ चार्ट भी दिखाते चलूंगा। 2018-19 के बाद से अगर हम बात करें तो नीर जो है वो 100 के नीचे है, ठीक है। 100 इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि 2015-16 मैंने आपको बताया कि नीर की वैल्यू को 100 एज अ बेस वैल्यू, बेस प्राइस पर एक वैल्यू ली गई है, दैट इज 100, ठीक है। अब 2018-19 के बाद जो नीर है वो 100 से नीचे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए नीर की वैल्यू 90 होती है तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ 90 मीन्स दैट द रुपया हैज फॉलन relative to the currencies of India's main trading partners by 10% since 2015-16, क्योंकि 2015-16 से कंपेयर करते हैं, है ना। 2015-16 की वैल्यू 100, और अगर हम उससे ये कहें कि अगर हमारी किसी भी समय पर अगर नीर की वैल्यू है 90, तो इसका मतलब ये है कि जो करेंसीज से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो 40 करेंसीज, उनसे हम जब कंपेयर कर रहे हैं और 90 का मतलब ये है कि हमारा जो रुपया है वो 2015-16 की वैल्यू के कंपैरिजन में 10% उसमें डेप्रिशिएशन हो गया है ना, क्योंकि नीर अगर कम हो रहा है तो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। मैं आपको यही एक बार चार्ट में भी साथ साथ दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो कलर के चार्ट्स दिख रहे हैं, एक ये ब्लू कलर है, एक ये ऑरेंज कलर में है। ब्लू कलर वाला नीर है, ये नीचे वाली लाइन जो है वो नीर की देखिएगा, और यहाँ पर बताया गया है कि 2018-19 के बाद से हमेशा आपको एक चीज़ ये दिखाई देगी कि नीर जो है वो 100 के नीचे ही है, बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ 100, ठीक है। 100 से बहुत नीचे है, बल्कि 95 से भी नीचे दिख रहा है हमें, है ना। ये तो खैर उन्होंने 2022 के बाद से बात की है, बट 18-19 से ये कह रहे हैं कि नीर हमेशा 100 से नीचे ही रहा है, ठीक है। और कभी भी अगर नीर की वैल्यू 90 है तो इसका मतलब क्या है कि उन 40 करेंसीज के कंपैरिजन में रुपया जो है वो 2015-16 के मुकाबले 10% कमज़ोर हुआ है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड बाय 10% ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, यू कैन से 2015-16 से हम लोग मेजर करते हैं क्योंकि वो बेस ईयर है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अब इसके बाद आगे लिखा है कि इस साल की शुरुआत की अगर हम बात करें, है ना, इस कैलेंडर ईयर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो नीर जो है वो 90 के आसपास था, ठीक है। 2022 जनवरी से 2025 जनवरी के बीच में जो डिक्लाइन है वो सिर्फ 3.4% का था, क्योंकि 2022 की शुरुआत में अगर आप देखें तो कितना है, 2022 की जो शुरुआत यानी कि जनवरी में देखें तो नीर की वैल्यू है 93.94, है ना। और वहीं अगर हम इस साल की शुरुआत की बात करें तो 90.75, यानी कि पिछले 3 सालों में जो डिक्रीज हुआ है वो सिर्फ 3% के आसपास था, ठीक है, 3-3.5% के आसपास था। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें, है ना, इस साल की अगर हम बात करें तो देखिए इस साल क्या हुआ है कि 84.85 पहुंच गया है अक्टूबर 2025 में, ठीक है, जबकि जनवरी 2025 में कितना था, 90.75, और वहां से 84.85 आ गया है सिर्फ आप कह सकते हैं 10 महीनों में। तो यहाँ पर जो 10 महीने या 9 महीने में अगर हम कहें तो जो हमारा डिक्रीज है, जो डेप्रिसिएशन है वो 6.5% से ज़्यादा है, 6.8% टू बी प्रिसाइज, ठीक है। रुपये का डेप्रिसिएशन पिछले जहाँ 3 सालों में सिर्फ कितना गिरा था, 3-3.5% के आसपास, बट इस बार जो पिछले 9 महीने 10 महीने इस साल के रहे हैं उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो दुगना हो चुका है, आप कह सकते हैं लगभग 7% के आसपास, ठीक है, 6.8%। क्लियर है बात, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद आगे देखिए, ये तो मैंने आपको नीर का ट्रेंड समझा दिया। अब आगे अगर हम देखें तो बात कर रहे हैं रीर की। अब रीर के ट्रेंड को अगर हम समझें
तो देखिए नीर बेसिकली क्या है, पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझना जरूरी है कि जो नीर है, नीर इज अ समरी इंडेक्स कैप्चरिंग मूवमेंट्स इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज, है ना। नीर तो मैंने आपको बता दिया कि जो ग्लोबल करेंसीज का बास्केट है वो 40 करेंसीज का, उसके कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि हमारे रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक्सचेंज रेट से ही पता लगेगा कि रुपया जो है वो किसी भी करेंसी की कंपैरिजन में, तुलना में अप्रिशिएट हो रहा है या डिप्रिशिएट हो रहा है, या मतलब रुपया आप कहें कि किसी भी और करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम कंपैरिजन के तौर पर कहें डॉलर से कंपेयर करें कि $1 इज इक्वल टू रुपीज़, मतलब $, $1 इज इक्वल टू ₹80, और वहीं हम कहें कि $1 इज इक्वल टू ₹85, ठीक है। तो किस स्थिति में रुपया स्ट्रांग है? $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, है ना। और $1 इज इक्वल टू 85 का मतलब है कि रुपया जो है वो कमज़ोर हो गया है। बात समझ गए? तो ये तो नीर हो गया, ठीक है। लेकिन नीर में जो है वो इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं लिया जाता। ध्यान रखिएगा कि नीर जो है वो सिर्फ, मैंने आपको बताया कि जो रुपये की एक्सटर्नल वैल्यू है, या जो आप कह सकते हैं रुपये का एक्सचेंज रेट है बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में, सिर्फ उसको अकाउंट में लेता है, दैट इज नीर। इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट वहां पर काउंट नहीं होता, ठीक है। अब आप ये समझिए कि अगर किसी करेंसी का जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है अगर वो गिरता है लेस देन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो रुपया है वो कम हो रहा है, मतलब रुपया जो है वो गिर रहा है, एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा है। एक्सचेंज रेट फॉल करने का मतलब क्या है कि रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो रुपया कमज़ोर हो रहा है वो इन्फ्लेशन रेट से कम होता है, इन्फ्लेशन रेट का मतलब है, देखो इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि प्राइजेस बढ़ेंगे किसी सामान के, ठीक है, किसी सामान के प्राइजेस बढ़ेंगे, और इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट गिरने का मतलब है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है। लेकिन जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है अगर रुपया उससे कम कमज़ोर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रुपया जो है वो रियल टर्म्स में, या जो करेंसी है वो रियल टर्म्स में क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है ना। ऑब्वियस सी बात है, समझ गए बात। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि नीर जो है, सॉरी रीर क्या है, रीर बेसिकली क्या है, वो नीर इंडेक्स ही है, लेकिन उसको जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स है बिटवीन दी होम कंट्री एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि किसी भी देश के साथ हम, जैसे सीधे सीधे मैंने आपको बताया कि जो 40 करेंसीज का बास्केट है उसमें अलग अलग करेंसीज हैं, ठीक है। उसमें $, भी है, उसमें यूरो भी है, उसमें पाउंड भी है, उसमें चाइना का युआन भी है, उसमें जैपनीज का येन भी है, सारी करेंसीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सीधे सीधे एक्सचेंज रेट को कंपेयर करें, जैसे डॉलर के मुकाबले अगर हम रुपये की बात करें, ठीक है, अगर सीधे सीधे हम उसका एक्सचेंज रेट को कंपेयर कर रहे हैं तो वो तो नीर की बात हो गई, है ना। इसी तरीके 40 करेंसीज का हमने देखना है, उनका वेटेड एवरेज लेना है, और वो तो नीर हो गया। लेकिन जब हम ये बात करें, जैसे सपोज करें, मैं सिर्फ एक करेंसी का एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम रुपये, जो डॉलर है, अमेरिकी डॉलर, US डॉलर, उसकी बात करें, ठीक है, तो उसका अमेरिकी डॉलर के साथ भारत का जो रुपया है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो तो नीर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है और अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है, दोनों देश के बीच का जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है, या जो इन्फ्लेशन का अंतर है, जो डिफरेंस है, अगर हम उसको भी काउंट करें या उसको भी अकाउंट में लें, तो फिर हमारा जो इंडेक्स बनेगा दैट इज रीर, ठीक है। तो यहीं पर लिखा गया है कि रीर इज इन दैट सेंस अ ट्रू गेज ऑफ वेदर अ करेंसी इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड रिलेटिव टू दैट अदर कंट्रीज, टेकिंग इनटू अकाउंट कंसिडरेशन बोथ एक्सचेंज रेट एंड द रिलेटिव प्राइस मूवमेंट्स, है ना। वही चीज बता रहा है कि रीर जो है वो हमें एक ट्रू सेंस में ये बताता है कि हमारी करेंसी जो है वो क्या ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या फिर फेयरली वैल्यूड है, ठीक है। क्योंकि उसमें दोनों चीज़ हैं, दो देशों में जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्सचेंज रेट भी हम ले रहे हैं, और साथ ही साथ उन दोनों देशों के बीच का जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है, जो इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, वो भी हम ले रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब जैसे देखो, अगर रुपये का नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो सेम रहता है, ठीक है, मतलब नीर का जो हम है, नीर में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर चेंज होगा तो नीर पर असर पड़ेगा, है ना। तो हम एक तरीके से ये कह रहे हैं कि नीर को हमने कांस्टेंट कर लिया, फिक्स कर लिया। लेकिन अगर जो प्राइजेस इन इंडिया है दैट राइज फास्टर देन इन अदर कंट्रीज, लेकिन इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है बाकी देशों के कंपैरिजन में, यानी कि इंडिया में सामान जो है वो तेजी से महंगा होते जा रहा है, तो उससे होगा क्या कि जो रीर है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। और रीर अगर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या है
कि जो इंडिया का सामान है, क्योंकि इंडिया का सामान महंगा है ना, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से रीर बढ़ रहा है। और अगर रीर बढ़ रहा है तो वो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया का सामान क्या है, महंगा है ना। और महंगा है तो इस वजह से उस सामान की जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है, हम किसी और देश में अगर उस सामान को एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा सामान महंगा है, तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा, कम बिकेगा। उसकी जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर रीर बढ़ रहा है, दैट इंडिकेट्स कि क्या हो रहा है। हमने अभी वाला इफेक्ट नहीं ले रहे हैं कि हम रीर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नीर बढ़ रहा है, हम वो नहीं बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नीर अगर फिक्स है, यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया, और फिर रीर किस वजह से बढ़ सकता है? इन्फ्लेशन की वजह से। कि बाकी देशों के कंपैरिजन में अगर हमारे देश में महंगाई या इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है तो रीर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमारा सामान महंगा है। हमारा सामान अगर महंगा है तो वो ग्लोबल मार्केट में, विदेशी मार्केट में हमारा सामान कंपिटिटिव कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा सामान महंगा है, वो नहीं बिकेगा। समझ गए बात यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चार्ट दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि रीर इंडेक्स जो है वो नवंबर 2024 में, यानी कि पिछले साल नवंबर के महीने में 108.06 तक पहुंच गया था। हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये हमें रीर का लाइन है, और ये वाले पॉइंट की बात कर रही है, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है ना। 108.06 तक पहुंच गया था ये पिछले साल, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम आगे देखें तो ये लिखा गया है कि वहाँ के उस पीक से ये लगभग इस साल के अक्टूबर तक आते आते इसमें 97.47 तक पहुंच गया, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 9.8% या 10% के आसपास की गिरावट हुई है। यानी कि उस समय हमारा जो रुपया है वो बहुत हाईली वैल्यूड था, ठीक है, हाईली ओवर वैल्यूड था, क्योंकि मतलब 100 की वैल्यू तो फेयरली वैल्यूड है, उससे ऊपर वैल्यू हो गई तो ओवर वैल्यूड हो गई करेंसी, नीचे आ गए तो अंडर वैल्यूड हो गई, ठीक है। तो उस समय हम बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, ठीक है, क्योंकि 100 से काफ़ी ऊपर थे, 108 पर थे। लेकिन अभी जो है वो रुपया अंडर वैल्यू हो गया है, क्योंकि 100 से कम आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो कारण बताए गए हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, वो कारण भी समझिए। पहला तो ये लिखा है कि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि नीर कमज़ोर हो रहा है ना, क्योंकि हम नीर भी देख रहे हैं कि नीर भी गिर रहा है। जैसे चाइनीज़ युआन से भी इन्होंने कंपैरिजन किया है कि पिछले एक साल में चाइना का युआन के कंपैरिजन में, मतलब 1 चाइनीज़ युआन इज इक्वल टू 11.66 इंडियन रुपीज़ हुआ करता था, लेकिन इस साल ये भी 12.63 तक पहुँच गया है, ठीक है। तो इसके मुकाबले भी हमारा गिर रहा है। और जो नीर है दैट इज डिपिंग बिलो 85 इज रिफ्लेक्शन ऑफ द ओवरऑल नॉमिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीर जो है वो कम हो गया है, 84 से भी 84 के आसपास है, तो ये ओवरऑल नॉमिनल डिप्रेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर नीर कम होगा तो रीर तो गिरेगा ही गिरेगा, है ना, क्योंकि रीर जो है वो नीर को तो इंक्लूड करता ही है ना। इसके बाद दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन, क्योंकि अब देखिए कि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो अक्टूबर 2025 में इंडिया में अगर हम बात करें कि लास्ट मंथ वो 0.25 था, और बाकी देशों से अगर हम उसको कंपेयर करें, जैसे यूएस और जापान में 3% है, यूनाइटेड किंगडम में 3.5% के आसपास है, यूरोपियन यूनियन में या यूरो एरिया में आप कैसे, मतलब जहाँ पर यूरो यूज़ होता है 2.1% है, इंडोनेशिया में 3% के आसपास है, ब्राज़ील में भी लगभग 4.5% के आसपास है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इन देशों में महंगाई ज़्यादा है, हमारे देश में महंगाई कम है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया कि जब हमारे देश में महंगाई कम होगी तो रीर कम होगा, है ना, वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नॉमिनल डेप्रिसिएशन और अनयूजुअली लो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है, जो मई 2025 से 3% से कम पे चल रहा है, तो इसकी वजह से रीर जो है वो 100 से नीचे आ गया है, और इसकी वजह से हमारी जो करेंसी है वो अंडर वैल्यूड हो गई है, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट को आप बात समझ गए। इन्हीं कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी डिस्कस करेंगे, पहले आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है अभी 26 नवंबर को, और उसने इंडिया का जो एक्सचेंज रेट रिजीम है उसको कहा है एज अ क्रॉल लाइक अरेंजमेंट, ठीक है। पहले बेसिकली ये फ्लोटिंग से स्टेबलाइज्ड में आ गए थे हम लोग 2023 में, लेकिन अब इसको क्रॉल लाइक अरेंजमेंट कहा है। क्रॉल लाइक अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन जो है वो was made citing the RBI frequent interventions in the foreign exchange market to limit any excessive depreciation और appreciation of our रुपया। मतलब बेसिकली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, अगर रुपया बहुत ज़्यादा बढ़ता है या बहुत ज़्यादा कम होता है
तो उस स्थिति में आरबीआई जो है वो इंटरवीन करता है, ठीक है। वो मार्केट में या तो डॉलर सप्लाई करता है या डॉलर जो है वो मार्केट से एब्जॉर्ब करता है ना। तो उससे हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा सा एक मतलब लिमिट में रहता है। तो उसी आधार पर ये स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन जो है वो पहले किया गया था, मतलब जब आरबीआई ज़्यादा इंटरवीन करता था तब। लेकिन अब इन्होंने जो ये क्रॉल लाइक अरेंजमेंट है, उसका मतलब आईएमएफ की डेफिनेशन के अनुसार ये है कि एम्प्लाइज एन एक्सचेंज रेट रिजीम दैट इज़ नाइदर फुल्ली फ्लोटिंग, यानी कि एक ऐसी एक्सचेंज रेट रिजीम जो फुल फ्लोटिंग नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से मार्केट डिटरमाइंड नहीं है, नॉर पैक्ड एट नियर फिक्स्ड लेवल्स रिलेटिव टू अदर कंट्रीज, ठीक है, अदर करेंसीज, ना तो बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में बिल्कुल फिक्स लेवल पर है, ठीक है। अगर वो मार्केट ओरिएंटेड होती है या मार्केट डिटरमाइंड होती है एक्सचेंज रेट, तो उसको कहा जाता है फुल्ली फ्लोटिंग, ठीक है। अगर वो बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में बिल्कुल रिजिड है या बिल्कुल फिक्स है, तो उसको कहा जाता है स्टेबलाइज्ड, ठीक है। वहीं क्रॉलिंग को इन्होंने ये कहा है कि crawling peg allows the currency's value to be adjusted gradually within a 2% band around a statistical trend for 6 months or more, ठीक है। मतलब 2% का जो बैंड है कि मतलब करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है 2% ऊपर नीचे, उस हिसाब से जो है उसको एडजस्ट किया जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो इसको कहा जाता है क्रॉलिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि क्लासिफिकेशन कुछ भी हो भले ही, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि आरबीआई अंडर जो प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के, दैट इज संजय मल्होत्रा, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपना कार्यभार संभाला है, उनके आने के बाद आरबीआई ने जो है वो मोर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की है, ठीक है। और उसमें जो इंटरवेंशंस हैं वो बहुत कम हो रहे हैं अब, है ना। डॉलर परचेज डॉलर सेल्स के जो इंटरवेंशंस होते थे पहले, वो अब काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या कि हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो किस तरफ जा रही है, वो स्टेबलाइज नहीं हो रही है और वो बहुत ज़्यादा मार्केट डिटरमाइंड भी नहीं है, दोनों के बीच में चल रही है, इसीलिए उसको क्रॉल लाइक अरेंजमेंट कहा गया है, ठीक है। अब ये जो चेंज्ड अप्रोच है आरबीआई का कि आरबीआई जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर रहा है, उसके पीछे इन्फ्लुएंस क्या है? पार्टली बाय ईजिंग द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है, तो इस वजह से रिड्यूसिंग द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग रुपी टू कीप इम्पोर्ट कॉस्ट आर्टिफिशियली लो। तो इसलिए हुआ क्या है कि जो रुपये को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की जो हमारी ज़रूरत है, ठीक है, वो कम हो गई है, क्योंकि रुपये को अगर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो उससे हमारा जो इम्पोर्ट की कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाती है ना। तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन कम है ना। और साथ ही साथ ऑल्सो द इम्पेरेटिव टू मेंटेन इंडियाज ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, ठीक है, क्योंकि इससे इंडिया की ट्रेड कम्पिटिटिवनेस जो है वो भी बनी हुई है। और खासकर जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति या डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो ये टैरिफ को लेकर एक्शंस लिए, या फिर चाइना की तरफ से जो थ्रेट आता रहता है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बाकी दुनिया के और देशों में जो है वो रिडायरेक्ट करेगा, तो इस वजह से ये चीज़ें हो रही है और इससे हमारी जो इंडिया की ट्रेड कम्पिटिटिवनेस है वो भी बनी हुई है। इफ़ द करंट नॉमिनल डेप्रिसिएशन द डोमेस्टिक करेंसी सेट 73% अगेंस्ट द डॉलर इन नवंबर, यानी कि अगर इसी तरीके का जो डेप्रिसिएशन है, जैसे नवंबर के महीने की बात करें, तो रुपया जो है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73 पैसे और कमज़ोर हुआ है। अगर ऐसा होता है और अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कम बना रहता है, तो इससे क्या होगा कि आने वाले महीनों में हम ये देख पाएंगे कि जो रुपये का रीर है वो और भी ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो रुपया कमज़ोर वैसे ही हो रहा है, और इन्फ्लेशन भी अगर कम बना हुआ है तो रीर और भी कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप बात को समझ गए, आर्टिकल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आई होप होगा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो यूपीएससी ने इसी सेम टॉपिक पर, एग्जैक्ट टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। पेपर आप देख सकते हैं 2022 का पेपर है, और शुरुआत में ही ये सेट ए के क्वेश्चन था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको दिख रहा है आई होप, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं और जूम करूँ दिस, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आंसर भी देखेंगे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। रुपये मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ठीक है। यानी कि अगर जो एक्सचेंज रेट है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट नीर है, अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब रुपया अप्रिशिएट हो रहा है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नीर और रीर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो यानी कि रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, साफ साफ आर्टिकल में दिया है। और अगर उनकी वैल्यूज कम हो रही है तो यानी कि रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। दिस इज रॉन्ग। क्यों? मैंने आपको पीछे बताया कि अगर रियल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब एक तो हमारा रुपया कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। चलो अगर हम नीर को कांस्टेंट भी मान के चलें, क्योंकि ट्रेड कम्पिटिटिवनेस जब हमें देखनी है तो हमें बात करनी है इन्फ्लेशन की, कि दोनों देशों में या हमारा देश की जो कंपैरिजन है बाकी देशों के साथ, वहाँ पर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और अगर रीर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे देश में महंगाई ज़्यादा है बाकी देशों के कंपैरिजन में, इसका मतलब हमारा सामान महंगा है। हमारा सामान अगर महंगा है तो वो ट्रेड कम्पिटिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी ट्रेड कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव नहीं होगी। ट्रेड कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होने का मतलब है कि हमारा सामान ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कम्पिटिटिव है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कम्पिटिटिव है मतलब कि ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा महंगा नहीं है ना। लेकिन अगर रीर बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारे देश का सामान महंगा है, तो ग्लोबल मार्केट में उसकी ट्रेड कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव कैसे होगी? वो तो और ज़्यादा खराब हो जाएगी, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड रीयर। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन बाकी देशों के इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा है ना, तो नीर और रीर में जो है वो डिफरेंस या डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है, नीर और रीर को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? नीर में नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात होती है, अगर उसी में हम इन्फ्लेशन को भी काउंट कर दें तो रीर बन जाता है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस तो इन्फ्लेशन का ही है। और सीधी सी बात है कि अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, यानी कि हमारे देश का सामान महंगा है, और हमारे देश का सामान जितना महंगा होगा या जितना इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो रीर उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। और रीर जितना ज़्यादा होगा तो नीर और रीर के बीच का जो डाइवर्जेंस या डिफरेंस है वो उतना ही ज़्यादा होगा। सो दिस थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड वन इज रॉन्ग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, 1 and 3 ओनली। तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ठीक है, मैं अगर आपको इसका आंसर भी दिखाऊं, मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करा देता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये 2022 का पेपर है, सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका अगर मैं आपको आंसर भी दिखाऊं, CSP 2022 सीरीज ए पेपर 1 और 2, दैट इज सी। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया आंसर, है ना। बिल्कुल हमने मतलब अच्छे से देखा, कोई बिल्कुल डाउट नहीं रहा इसमें। क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक नए सीड बिल, ठीक है, एक सीड बिल को लाने का यहाँ पर प्लान चल रहा है। हालांकि अभी विंटर सेशन में तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो ये इसका ड्राफ्ट बिल सामने आया है एंड दिस इज ओपन फॉर कंसल्टेशन, है ना। पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक फीडबैक के लिए इसको ओपन रखा गया है 11 दिसंबर तक। और उसके बाद प्लान ये है कि अगर वो बिल जो है उसमें जो भी फीडबैक वगैरह आते हैं, उसके बाद बिल को जो है वो कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा, और कैबिनेट अप्रूवल के बाद ये बिल जो अगले साल का पहला सत्र होगा, दैट इज़ बजट सत्र, बजट सेशन में ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें हायर पेनल्टी और रेगुलेटिंग क्वालिटी इनकी मेन बात है। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है कि सेंटर एक नए सीड बिल के साथ सामने आ रहा है, प्रपोजिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड वेराइटीज़ एंड स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर वायलेशंस। ठीक है, इसमें सीड की जो वेराइटीज़ होती हैं उनके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, और अगर कोई वायलेशन करता है, किसी भी प्रोविज़न या प्रावधान का कोई उल्लंघन करता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो भी स्ट्रिक्ट रखने की बात कही गई है। ठीक है, ये ड्राफ्ट लॉ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर उनकी तरफ से ये ड्राफ्ट जारी किया गया है 13 नवंबर को। और एक बार ये बिल अगर पास हो गया, एक्ट बन गया, तो ये 1966 का एक सीड एक्ट है उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहला सवाल ये है कि नए सीड बिल की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो सिर्फ नोटिफाइड सीड्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, न्यू वेराइटीज़ नोटिफाइड फॉर पब्लिक कल्टीवेशन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी नई वेराइटीज़ जिनको पब्लिक कल्टीवेशन के लिए सरकार की तरफ से नोटिफाई किया जाता है उनको कहते हैं नोटिफाइड सीड्स। तो एग्जिस्टिंग जो लॉ है 1966 का, वो सिर्फ इन तरीके की नोटिफाइड सीड्स को ही रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड्स जो है वो भी कंपलसरी नहीं है।
ग्रीन मैन्योर सीड्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स आर एक्सक्लूडेड। ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें, और उसमें जो पेनल्टी है वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, सिर्फ 6 महीने तक का प्रिजन और 1000 रुपये का फाइन, बहुत कम है। ठीक है, अब इस तरीके के जो ये गैप्स हैं, इनसे काफ़ी लंबे समय से मतलब ये महसूस हो रहा था कि एक नया कानून जो है वो आना चाहिए। और इस तरीके का एक प्रीवियस अटेम्प्ट जो है वो 2004 में किया गया था, जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में 9 दिसंबर के दिन। उसके बाद इस बिल को अगले ही कुछ दिनों के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये बिल कभी भी लॉ नहीं बन पाया। ठीक है, तो पहले भी ऐसा अटेम्प्ट किया जा चुका है। अब इसके बाद आगे बात कर रहे हैं कि हाउ बिग इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पूरियस एंड सब स्टैंडर्ड सीड्स। ठीक है, मतलब जो अच्छी क्वालिटी की सीड्स नहीं है उनकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि देयर हैव बीन कंप्लेंट्स ऑफ सब स्टैंडर्ड सीड्स इन द मार्केट। तो इस बात की कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है, शिकायतें हुई हैं कि बाज़ार में जो सीड मिल रही हैं, जो बीज वगैरह मिल रहे हैं, वो अच्छी स्टैंडर्ड या क्वालिटी के नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है रामनाथ ठाकुर, इन्होंने कांग्रेस एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि लगभग 43,000 सीड सैंपल्स जो हैं वो नॉन स्टैंडर्ड पाए गए हैं पिछले 3 सालों में। सबसे ज़्यादा बंगाल में पाए गए हैं 62% के आसपास, और उसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें 22-23 से लेकर 24-25 तक, सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज़ ने कंबाइनली टेस्ट किए हैं लगभग 5 लाख से ज़्यादा फर्टिलाइजर सैंपल्स, जिसमें से लगभग 28,000 के आसपास सैंपल्स जो हैं वो नॉन स्टैंडर्ड पाए गए हैं। और सिमिलरली लगभग 6 लाख के आसपास सीड सैंपल जो है उनको भी टेस्ट किया गया, उनमें से 43,000 सैंपल जो है वो नॉन स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं पाए गए हैं। ठीक है, स्टेट्स ने जो है वो 12,000 से ज़्यादा वार्निंग्स जारी की हैं, 12-13,000 के आसपास स्टॉप सेल ऑर्डर्स जो है वो दिए हैं कि मतलब इस तरीके के सीड्स वगैरह की बिक्री पर रोक लगाई जाए। लगभग 1900 के आसपास एफआईआर और केसेस इसमें किए गए हैं, और 164 जो है वो 4 फीचर्स किए गए। 4 फीचर्स मतलब सीज किया गया है, जब्ती वगैरह की गई है। ठीक है, अब हाउ मच सीड दैट इंडिया रिक्वायर एनुअली, कि भारत में कितने सीड्स की ज़रूरत पड़ती है हर साल। तो एनुअल सीड रिक्वायरमेंट जो है 2024-25 में वो लगभग 48 लाख टन के आसपास है। ठीक है, अवेलेबिलिटी लगभग 53 लाख टन की है, तो अवेलेबिलिटी से कम रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। और इंडिया की जो सीड मार्केट है ये लगभग 40,000 करोड़ की है। ठीक है, मई 2014 से लेकर अगस्त 2025 तक 3,053 वेराइटीज़ जो है उनको रिलीज़ किया गया। 85% जो है वो पब्लिक सेक्टर से आई और 15% जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आई है। ठीक है, 3,000 से ज़्यादा वेराइटीज़ जो है वो रिलीज़ की गई हैं। अब ये जो नया सीड बिल है इसमें क्या प्रोविजंस हैं, इसके मेन प्रोविजंस ये हैं, जो इसमें ये लिखा गया है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड वेराइटीज़ एंड पेनल्टीज ऑफ ₹30 लाख एंड 3 years इम्प्रिजनमेंट फॉर मेजर ऑफेंसेस सच एज सेल ऑफ स्पूरियस एंड नॉन रजिस्टर्ड सीड्स। यानी कि अगर कोई ख़राब क्वालिटी के सीड्स या नॉन रजिस्टर्ड सीड्स को अगर बेचता है, ठीक है, पहले तो उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, नॉन रजिस्टर्ड सीड्स बेच रहा है या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की सीड्स अगर बेच रहा है, तो 30 लाख रुपए तक का जुर्माना, जो पहले कितना था 1,000 रुपये तक का जुर्माना, उसको 30 लाख कर दिया गया है। 30 लाख रुपए तक का जुर्माना, और जो सजा का प्रावधान पहले सिर्फ 6 महीने था वो भी अब बढ़ा के 3 साल कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो सेक्शन 13 है उसमें लिखा गया है कि ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो सीड ऑफ एनी काइंड और वेराइटी एक्सेप्ट फार्मर्स वेराइटी एंड काइंड और वेराइटी प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट शैल बी सोल्ड अनलेस सच काइंड और वेराइटी इज रजिस्टर्ड। ठीक है, इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जब से भी ये एक्ट लागू होगा, जिस दिन से भी, उसके बाद से कोई भी सीड जो फार्मर्स वैरायटी के अलावा है, फार्मर्स वैरायटी मतलब ऐसी वैरायटी जिसको फार्मर बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स वैरायटी के अलावा सीड या ऐसी कोई भी काइंड या वैरायटी ऑफ सीड जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए है, उनको छोड़ के बाकी कोई भी सीड जो है वो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी सीड की वैरायटी या काइंड ऑफ सीड, वो तब तक बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ जो हैं जिनको सेक्शन 5 ऑफ द सीड्स एक्ट 1996 के अंतर्गत जो है वो नोटिफाई किया गया है, वो माना जाएगा कि वो इस नए लॉ के अंतर्गत वो वैरायटीज़ ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये इसमें माना जाएगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा गया है कि द बिल सीक्स टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सेल एंड इम्पोर्ट एंड टू इंश्योर सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स। तो बिल का मेन मकसद वही है कि बेचने के लिए या जो इम्पोर्ट की जा रही हैं सीड्स, उनकी क्वालिटी को रेगुलेट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि जो सीड्स की क्वालिटी है वो
मतलब सही क्वालिटी सीड जो है वही सप्लाई हो। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो बिल है दैट इज अलाइंड विद करंट एग्रीकल्चरल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो अभी हमारी एग्रीकल्चर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ ये बिल अलाइंड है, और ये सीड्स एक्ट 1966 और सीड्स कंट्रोल ऑर्डर 1983 को रिप्लेस करेगा। ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 का मकसद वही है, टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स, फार्मर्स की एक्सेस को इंश्योर करना टू हाई क्वालिटी सीड्स एट अफोर्डेबल रेट्स, है ना। कर्ब द सेल ऑफ स्पूरियस सीड्स, जो मतलब खराब क्वालिटी की सीड्स हैं उनकी सेल को रोकना, फार्मर को जो भी नुकसान होता है उससे बचाना, लिबरलाइज सीड इंपोर्ट्स, सीड के इंपोर्ट्स को लिबरलाइज करना, और जो फार्मर्स के अधिकार हैं उनको सेफगार्ड करना। ये बेसिकली मेन मकसद है। इन्फोर्समेंट साइड में अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट बिल में जो है वो माइनर ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, और वहीं अगर कोई वायलेशंस करता है, सीरियस वायलेशंस अगर करता है तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन रखे गए हैं पेनल्टी के। मैंने बताया 30 लाख रुपए तक की फाइन और 3 साल तक की सजा। ठीक है, और आगे क्या होगा वही मैंने बताया कि पब्लिक कमेंट्स इसमें चल रहे हैं। बिल एक बार फाइनल होगा, 11 दिसंबर तक डेडलाइन है फीडबैक देने की। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये फीडबैक लेने के बाद बिल जो है वो यूनियन कैबिनेट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, और एक बार ये बिल जो है वो कैबिनेट से अप्रूव होता है तो फिर ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, और वही इसमें कहा गया है कि बिल जो है ये सब कुछ होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली अगले साल का जो बजट सेशन होगा वहाँ पर इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो मेन प्रोविजंस यहाँ पर क्या है इस बिल के वो आई होप आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और आर्टिकल है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बात हो रही है साइक्लोन दितवा की, है ना। ये मैंने आपको ऐसे भी कुछ दिन पहले बताया था कि साइक्लोन दितवा जो है वो बे ऑफ बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होके श्रीलंका को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ रहा है। ठीक है, और इंडिया का जो ये है तमिलनाडु का जो कोस्ट है या पुडुचेरी है या जो आंध्र प्रदेश का साउथ साइड है वहाँ पर ये हिट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो कि तमिलनाडु से लगभग, तमिलनाडु के साउथ ईस्ट ऑफ कुडालूर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। संडे की इवनिंग तक ये आने वाले समय में काफ़ी वीक हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके बाद लिखा गया है कि जो साइक्लोन हर ओशियन बेसिन पर बनते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी ओशियन बेसिन हैं वहाँ पर जो भी साइक्लोन्स बनते हैं उनको नेम किया जाता है बाय द रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स, दैट इज RSMCs, और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स TCWCs। उसमें जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी शामिल है। 2000 सन में अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ नेशंस जिनको WMO या ESCAP कहा गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इनमें जो है वो कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड। इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस रीजन में जितने भी साइक्लोन्स वगैरह आएंगे, है ना, एशिया के रीजन में, उनको वो नेम करेंगे। ठीक है, हर कंट्री ने जो है वो अपने सजेशंस भेजे, और जो ये WMO या ESCAP पैनल है इन्होंने जो है वो लिस्ट को फाइनलाइज किया है। बाद में हालांकि इसमें और देश जो है वो भी ऐड होते चले गए। अब नेम्स जो हैं वो रोटेशनल बेसिस पर चूज़ किए जाते हैं, और हर देश जो है वो मल्टीपल एंट्रीज जो हैं वो सबमिट करता है। मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। हालांकि ऑल नेशंस मस्ट अडहेयर टू सर्टेन रूल्स, कोई कुछ जब आप प्रपोज्ड नेम्स देते हैं तो आपको कुछ रूल्स जो हैं वो भी फॉलो करने होते हैं। यानी कि पहली बात तो यह है कि प्रपोज नेम शुड बी न्यूट्रल टू पॉलिटिक्स। ठीक है, कि राजनीति से जुड़े हुए नाम नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल फिगर्स, कल्चर, जेंडर, इनसे जुड़े हुए नाम नहीं होने चाहिए, सब कुछ न्यूट्रल होना चाहिए। फिर यह भी है कि नाम जो है वो शॉर्ट होने चाहिए, छोटे नाम होने चाहिए, ईजी टू प्रोनाउंस, जिनका उच्चारण करने में आसान हो, प्रोनाउंसिएशन ईजी हो, एंड इट शुड ऑल्सो नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी मेंबर कंट्री। ठीक है, कि किसी भी मेंबर कंट्री के लिए वो नाम ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। दितवा जो नाम है ये सबमिट किया गया था यमन के द्वारा। हालांकि यमन इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज में नहीं था, लेकिन बाद में उसको यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, ये बात आप समझे। अब मैं आपको ये जो नाम की लिस्ट है वो दिखाता हूँ, इससे भी आप एक चीज़ समझ पाएंगे। देखिएगा, ये है, ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो नाम है वो इस तरीके से सबमिट किए गए हैं। आपको पहले मैं कंट्रीज़ के नेम दिखाता हूँ। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये कंट्रीज़ हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्टेड है। ठीक है, फिर इन कंट्रीज़ ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने नाम दिया हुआ है गति, तेज़, मुरासू, आग, है ना, और भी हैं। ये तो यहाँ पर आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं। इस तरीके के टोटल 13 कॉलम्स हैं। मतलब हर देश ने
13 नेम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पर। जैसे इंडिया की तरफ से और नाम है व्योम, झार, है ना, प्रोबाहो, नीर, ठीक है, ये 8 हो गए। इसके बाद इंडिया की तरफ से और नाम है प्रभरंजन, घुर्नी, अम्बूद, जलाधि, वेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर देश ने 13-13 नाम दिए हुए हैं और उनको ऐसे अरेंज किया गया है। अब इसमें जो ये नाम है ना, ये किस ऑर्डर में चलते हैं, ये चलते हैं आपके ऐसे कॉलम वाइज, ठीक है। मतलब अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा साइक्लोन कब आया था। जैसे अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं तो पहले, इससे पहले जो लास्ट नेम था जो प्रीवियस लिस्ट में यूज़ किया गया था, दैट वाज अम्फान, ठीक है। उसके बाद अम्फान के बाद आया निसर्ग, निसर्ग के बाद गति, फिर निवार, फिर बुरेवी, फिर तौकते, फिर यास, फिर गुलाब, फिर शाहीन, फिर जवाद, फिर हसानी, फिर सितरंग, फिर मंडोस, फिर मोचा, ठीक है, मोका कहते हैं इसको, मोका। उसके बाद बिपरजॉय, फिर तेज, फिर हमून, फिर मिदली, फिर मिचोंग, फिर रैमल, फिर आसना, फिर ढाना, फिर फेंगल, फिर शक्ति। और पीछे यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक आया था मोन्था, एक आया उसके बाद सेन्यार, और अभी जो है दैट इज दितवा। अब जैसे ही अगला साइक्लोन को इस रीजन में आएगा तो फिर हम चलेंगे इस नाम पर। तो अगले साइक्लोन को आप याद रखिएगा, कुछ ही समय में आ जाएगा क्योंकि आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। तो याद रखिएगा कि अगला जो साइक्लोन होगा उसका नाम होगा अर्नब, ठीक है, सजेस्टेड बाय बांग्लादेश। फिर होगा अर्नब, फिर इंडिया की जगह नाम आ जाएगा, मतलब जो इंडिया ने प्रपोज किया, दैट इज मुरासू, है ना। फिर अकवान, फिर कानी, फिर क्या एंगमान, फिर सेल, फिर साहब, फिर लुलू, फिर गज़ीर, फिर गिजूम, फिर थियानियोट, अफूर, दिक्साम, ऐसे करके करते ये नाम जो है ये को चलते रहेंगे, ठीक है। और जब तक ये सारे के सारे नाम यूज़ नहीं हो जाते, कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 कंट्रीज़ के 13 नेम्स हैं, यानी कि टोटल 169 नेम्स हैं। जब तक टोटल 169 नेम्स यूज़ नहीं हो जाते तब तक यही लिस्ट चलती रहेगी, ठीक है। तो ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अगला साइक्लोन जो आएगा वो याद रखिएगा, उसका नाम होगा अर्नब, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। और इसी ऑर्डर में चलते हैं कॉलम वाइज। 13 कंट्रीज़ ने 13 नेम्स जो हैं वो दिए हुए हैं। और ये नेम्स कहाँ पर यूज़ होते हैं कि कोई भी अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशन में, ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशन जहाँ पर बे ऑफ बंगाल है एक तरफ और एक तरफ अरेबियन सी है, वहाँ पर जितने भी साइक्लोन्स आते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दिख रही है कि दितवा नाम किसने प्रपोज किया है, दैट इज यमन। इससे पहले जो मोका साइक्लोन आया था वो नाम भी यमन ने प्रपोज किया था। अगला नाम होगा अर्नब, दैट इज प्रपोज बाय बांग्लादेश। और ये जो नेम ऑफ कंट्रीज हैं ये भी किस ऑर्डर में लगे हुए हैं, ध्यान रखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो इस आर्टिकल एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें बाकी और कुछ नहीं है, इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेम्स। उसके बाद यहाँ पर कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि न्यूट्रल टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फिगर्स, रिलीजियस बिलीव्स, कल्चर एंड जेंडर, ठीक है। नेम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी देश में किसी भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को के सेंटिमेंट को हर्ट ना करे। नाम जो है वो काफ़ी रूड या क्रूअल नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस, ठीक है, ऑफेंसिव टू एनी मेंबर, मैक्सिमम लेंथ जो है वो 8 लेटर्स की होनी चाहिए, ठीक है। प्रपोज नेम को अलॉन्ग विद प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग एंड वॉइस ओवर वो सब सबमिट करना होता है। पैनल जो है उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो किसी भी नाम को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है अगर ये क्राइटेरियाज मीट नहीं होते हैं तो, ठीक है। फाइनलाइज नेम्स जो हैं वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उनको रिव्यू किया जाता है, ठीक है, अगर कोई रीजनेबल ऑब्जेक्शन किसी के द्वारा उठाया जाता है तो। और ये सारे के सारे जो साइक्लोन्स हैं ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन, ये नेम्स रिपीट नहीं होंगे, है ना। वंस यूज्ड इट विल सीज टू बी यूज्ड अगेन, एक बार अगर उसका यूज़ हो गया तो दोबारा उस नाम का यूज़ नहीं कर सकते। नाम जो है वो नए होने चाहिए। और जो भी RMCs की वर्ल्ड वाइड लिस्ट है, ठीक है, मतलब जितने भी दुनिया में साइक्लोन्स आते हैं उनके नाम रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज वगैरह हैं, ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली वही है, देखो, नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन। वैसे तो पूरी दुनिया में है बट हमारे लिए यही वाला रीजन इंपॉर्टेंट है तो हम इसी के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा, एक बार आप लोग इससे गो थ्रू कर लेना, जो मेजर बातें हैं वो वैसे मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर? चलिए, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप CSET लाइव क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम हैं। ओनली एट 1299 रुपीज़ आपको ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच, बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप 49 रुपीज़ का ट्रायल दे के भी इसका डेमो क्लासेस में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप ये QR कोड या UPI ID के थ्रू 49 रुपीज़ पे कर सकते हैं
और हमारे ट्रायल क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और सेटिस्फाइड होते हैं तो उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमारी मेंस के आंसर राइटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें ज़रूर एनरोल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी इफेक्टिव रहने वाली है। और वहीं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अदरवाइज़ भी अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल इसको ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाइना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।